हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस करवाया जा रहा है फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10। यूनिट नंबर 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हमारी चल रही है। अब हम उसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, बेसिकली मोटिवेशन एंड लीडरशिप के रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, मोटिवेशन एक प्रोसेस है जो एफर्ट को शुरू करता है, डायरेक्ट करता है और गोल्स अचीव करने के लिए सस्टेन करता है। ये मैनेजमेंट का बेसिक एलिमेंट है जो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस और ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट्स को अफेक्ट करता है। इसकी अगर हम डेफिनेशन एंड नेचर की बात करें, मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल फोर्स है जो इंडिविजुअल्स को स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए पर्पसफुली काम करने के लिए ड्राइव करता है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर से चलता है जो बिहेवियर को एनर्जाइज करता है। इसमें इंटरनल फैक्टर जैसे पर्सनल गोल्स, वैल्यूज़ और एक्सटर्नल फैक्टर जैसे रिवॉर्ड्स हो गए, रिकॉग्निशन शामिल होते हैं जो बिहेवियर को एनर्जाइज करते हैं। ये दोनों मिलके एम्प्लॉयज़ को एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस में मोटिवेशन इंडिविजुअल एफर्ट्स को कलेक्टिव गोल्स के साथ अलाइन करने पे फोकस करता है। ये इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन एक ही डायरेक्शन में काम करें। अगर आप इसके की कंपोनेंट्स की बात करें, सबसे पहला आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब है एफर्ट को स्पेसिफिक टास्क या ऑब्जेक्टिव्स की तरफ चैनल करना। ये फोकस देता है कि काम किसकी तरफ जाना चाहिए। सेकंड आता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब है टास्क में कितनी एफर्ट या एनर्जी लगाई जाती है। ये बताती है कि एम्प्लॉय कितनी सीरियसनेस से काम करता है। ठीक है जी। तीसरा आता है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब है गोल्स अचीव करने के लिए एफर्ट को टाइम तक सस्टेन करना। ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और डेडिकेशन को दिखाता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। इंपॉर्टेंस इन मैनेजमेंट सबसे पहला आता है, देखो, मोटिवेशन एम्प्लॉयज़ को बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए इनकरेज करता है जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ये ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। दूसरा, जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ने से टर्नओवर और एब्सेंटिज्म कम होता है। ये एम्प्लॉयज़ को वर्क प्लेस में खुश रखता है। तीसरा, मोटिवेशन एम्प्लॉयज़ को क्रिएटिवली सोचने और इनिशिएटिव लेने के लिए मोटिवेट करती है जो इनोवेशन को बढ़ाता है। ये न्यू आइडियाज़ और सॉल्यूशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। चौथा, ये इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अलाइन करता है जिससे कोहेसिव वर्क इन्वायरमेंट बनता है। ये टीम वर्क और यूनिटी को प्रमोट करता है। अब यहाँ पे इसके चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहला, अलग अलग एम्प्लॉयज़ के नीड्स के लिए टेलर्ड मोटिवेशनल स्ट्रेटजीज चाहिए। एक ही स्ट्रेटजी सब पे काम नहीं करती। दूसरा, एक्सटर्नल फैक्टर जैसे इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी मोटिवेशन को कम कर सकती है। ये एम्प्लॉयज़ के मोराल और फोकस को अफेक्ट करता है। तीसरा, अगर हम बात करें, ये एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स पे ज़्यादा डिपेंड करना इंट्रिंसिक मोटिवेशन को कम कर सकता है। ये लॉन्ग टर्म मोटिवेशन के लिए हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है थियरीज़ का। अगर हम थियरीज़ की बात करें तो सबसे पहले देखो, कंटेंट थ्योरीज स्पेसिफिक नीड्स या फैक्टर्स पे फोकस करती हैं जो बिहेवियर को ड्राइव करता है। इंटरनल ड्राइव्स पे ध्यान देते हैं। ये बताते हैं कि लोग क्यों मोटिवेट होते हैं और क्या उन्हें ड्राइव करता है। इसमें सबसे पहले आती है मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। देखो, मास्लो का थ्योरी कहता है कि ह्यूमन नीड्स एक 5 टायर पिरामिड में होते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले फिजियोलॉजिकल, फिर सेफ्टी, तीसरा बिलोंगिंगनेस, चौथा स्टीम और लास्ट में पांचवा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये नीड्स अलग अलग लेवल्स पे काम करती हैं और एक सिस्टमेटिक ऑर्डर को फॉलो करती हैं। लोग पहले लोअर लेवल नीड्स जैसे फूड और शेल्टर को फुलफिल करने के लिए मोटिवेट होते हैं, फिर हायर नीड्स की तरफ जाते हैं। ये हिरार्की बताती है कि नीड्स का सीक्वेंस क्या है। अगर मैं आपको इसके एप्लीकेशन बताऊं, मैनेजर्स पहले बेसिक नीड्स जैसे फेयर वेजेस इंश्योर करते हैं, फिर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करते हैं। ये एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन लेवल्स को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाता है। मास्लो का थ्योरी कहता है कि इंडिविजुअल के नीड्स अलग अलग लेवल्स पे होते हैं जिसमें लोअर ऑर्डर नीड्स को प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है जी। यानी ये नीड्स का ऑर्डर बताता है कि मोटिवेशन को गाइड करता है। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। अगेन उन्होंने ना मास्लो की जो थ्योरी है, जो उसकी लेवल्स ऑफ नीड्स है ना, लेवल्स ऑफ नीड्स में से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। ठीक है जी। ये बेसिकली उन्होंने आपको एग्जांपल्स दी थी, उसमें को आपने अरेंज करना था। देखो, सबसे पहले बाथिंग सोप का परचेज फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी बेसिक हाइजीन के लिए होता है।
जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। ये मास्लो के हिरार्की का सबसे बेसिक लेवल है। फिर दूसरा हाउस का परचेज सेफ्टी नीड्स यानी शेल्टर और सिक्योरिटी के लिए होता है, जो फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद आता है। ये स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्लब मेंबरशिप सोशल नीड्स यानी बिलोंगिंगनेस और सोशल इंटरेक्शन के लिए होता है, जो सेफ्टी के बाद आता है। ये रिलेशनशिप और कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है। चौथा आता है एक्सपेंसिव कार का परचेज एस्टीम नीड्स यानी स्टेटस और सेल्फ एस्टीम के लिए होता है, जो सोशल नीड्स के बाद आता है। ये रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट से रिलेटेड है। फिफ्थ, लर्न बाय योरसेल्फ कोर्स में एनरोल करना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स यानी पर्सनल ग्रोथ और फुलफिलमेंट के लिए होता है, जो टॉप लेवल है। ये पर्सनल पोटेंशियल मैक्सिमाइज करने के लिए है। अब यहाँ पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। देखो, इफ ऑल यू हैव इज अ हैमर एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नील। ठीक है, ये E.H. मास्लो की हिरार्की ऑफ नीड्स में से स्टेटमेंट है। देखो, जो ये कोट है E.H. मास्लो ने दिया, जो कहता है कि अगर आपके पास सिर्फ हैमर है तो सब कुछ नील दिखता है। ये पर्सपेक्टिव बताता है कि लोग अपने अवेलेबल टूल्स या माइंडसेट के हिसाब से प्रॉब्लम्स को अप्रोच करते हैं। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन था मैकग्रीगर की थियोरी वाई में से। देखो, मैकग्रीगर का थियोरी वाई एक मैनेजमेंट थ्योरी है, जो वर्कप्लेस में ह्यूमन बिहेवियर और मोटिवेशन के अजम्पशंस देखता है। ये थ्योरी एक्स की ऑपोजिट है, जो कहता है कि एम्प्लॉयज लेजी होते हैं। इसकी ना अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसकी अजम्पशंस मैं बताने जा रहा हूँ आपको। देखो, सबसे पहली अजम्पशन आती है एम्प्लॉयज का कमिटमेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए रिवॉर्ड्स के साइज के हिसाब से होता है। ये कहता है कि इंसेंटिव से मोटिवेशन बढ़ता है। दूसरा, मॉडर्न इंडस्ट्रियल लाइफ में एवरेज ह्यूमन का इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल पार्शली ही यूज होता है। ये कहता है कि एम्प्लॉयज को और अपॉर्चुनिटी देने से उनका पोटेंशियल अनलॉक हो सकता है। तीसरा, प्रॉपर कंडीशंस में एवरेज लोग ना सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं बल्कि उससे सीख भी करते हैं। ये कहता है कि एम्प्लॉयज कैपेबल होते हैं अगर उन्हें सही इन्वायरमेंट मिले। ठीक है जी। चौथा, अब यहाँ पे ना ये कंप्लीट हो गया। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ह्यूमन नीड्स को हिरार्की में ही पूछा गया था। ह्यूमन नीड्स, उसकी हिरार्की पूछी गई थी। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बेसिकली मास्लो में इसके टॉपिक से ही ये क्वेश्चन आता है। देखो, सबसे पहला फूड एंड शेल्टर प्रोविजन। फूड और शेल्टर फिजियोलॉजिकल नीड्स होते हैं, जो सर्वाइवल के लिए बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहले फुलफिल होते हैं क्योंकि ये लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। दूसरा, इंश्योरेंस फॉर एक्सीडेंट्स। बेसिक नीड्स के बाद एक्सीडेंट इंश्योरेंस जैसे सेफ्टी नीड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी हैं। तीसरा, डेवलपमेंट मीनिंगफुल रिलेशंस विद अदर। बेसिक और सेफ्टी नीड्स के बाद सोशल इंटरेक्शन और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स की नीड बड़ी हो जाती है। ये बिलोंगिंगनेस और कम्युनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। चौथा, सोशल नीड्स के बाद रिकॉग्निशन, एस्टीम और रिस्पेक्ट की नीड इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये स्टेटस और सेल्फ वर्थ के लिए ज़रूरी है। पांचवा, लोअर नीड्स के बाद इंडिविजुअल सेल्फ फुलफिलमेंट और पर्सनल ग्रोथ के लिए अपना पोटेंशियल मैक्सिमाइज करते हैं। ये डिस्टिंक्शन और पर्सनल गोल्स अचीव करने के लिए। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी पे। देखो, हर्ट्जबर्ग का थ्योरी हाइजीन फैक्टर यानी जैसे सैलरीज या पॉलिसीज और मोटिवेटर्स जैसे अचीवमेंट रिकॉग्निशन के बीच डिफरेंस करता है। हाइजीन फैक्टर्स डिससेटिस्फैक्शन रोकते हैं, जबकि मोटिवेटर सेटिस्फैक्शन देते हैं। हाइजीन फैक्टर्स एडिक्वेट होने चाहिए ताकि डीमोटिवेशन ना हो, लेकिन ट्रू मोटिवेशन इंट्रिंसिक फैक्टर से आती है। ये कहता है कि इंट्रिंसिक फैक्टर जैसे रिकॉग्निशन ज़्यादा इम्पैक्टेड डालते हैं। इसके अगर मैं आपको एप्लीकेशन बताऊं, मैनेजर्स मीनिंगफुल वर्क और रिकॉग्निशन देने पे फोकस करते हैं ताकि मोटिवेशन बढ़े। ये एम्प्लॉयज़ के इंगेजमेंट और सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करता है। होप सो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आती है अल्डरफर की ERG थ्योरी। अल्डरफर की अगर मैं आपको बेसिकली चलो अल्डरफर की थ्योरी को समझते हैं। देखो, अल्डरफर का ERG थ्योरी मास्लो के हिरार्की को 3 नीड्स में कंडेंस करता है, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। ये सिंपलर फ्रेमवर्क देता है कि नीड्स को समझने के लिए। मास्लो से अलग ERG मल्टीपल नीड्स को एक साथ परस्यू करने और हायर नीड्स ना मिलने पर लोअर नीड्स पे वापस जाने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये प्रैक्टिकल और डायनामिक अप्रोच है। अगर मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताऊं, मैनेजर से एक साथ मल्टीपल नीड्स जैसे टीम वर्क और स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। ये एम्प्लॉयज़ के ओवरऑल मोटिवेशन को बैलेंस करता है। अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, देखो, सबसे पहले कंटेंट थ्योरीज डाइवर्स एम्प्लॉय नीड्स को समझने का फ्रेमवर्क देती हैं।
ये मैनेजर्स को एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशंस को बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती हैं। दूसरा, ये रिवॉर्ड सिस्टम और वर्क एनवायरनमेंट डिज़ाइन करने में गाइड करते हैं जो बेसिक और एस्पिरेशनल नीड्स को एड्रेस करता है। ये मोटिवेशन और सेटिस्फेक्शन के लिए हॉलिस्टिक अप्रोच देता है। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हर्ट्ज़बर्ग थ्योरी में से, उसको मैं आपको करवाने चाह रहा हूँ, यानी सेम इसका ही एक क्वेश्चन है। देखो, हर्ट्ज़बर्ग के थ्योरी के अकॉर्डिंग जॉब सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन को दो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एक तो हाइजीन, दूसरा मोटिवेटर। ये दोनों अलग अलग तरीके से एम्प्लॉयज़ के एक्सपीरियंसेस को शेप करते हैं। अगर हम हाइजीन फैक्टर्स की बात करें, हाइजीन फैक्टर्स को मेंटेनेंस फैक्टर या डिससेटिस्फैक्टर्स भी कहा जाता है। ये वर्क एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं और डिससेटिस्फैक्शन रोकने के लिए ज़रूरी है। ये फैक्टर्स वर्क एनवायरनमेंट से होते हैं, जैसे कंपनी पॉलिसीज़ होगी, सुपरविजन, वर्किंग कंडीशन, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी और रिलेशनशिप्स। इनका एब्सेंस डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है, लेकिन प्रेजेंस मोटिवेशन गारंटी नहीं करता। मोटिवेटर्स वो फैक्टर्स हैं जो जॉब सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन देते हैं। ये वर्क के नेचर से रिलेटेड होती हैं और एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर करते हैं। मोटिवेटर्स लाइक अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ और एडवांसमेंट जैसे एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं। ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स एम्प्लॉयज़ को ट्रूली मोटिवेट करते हैं। एस्टीम या स्टेटस एक मोटिवेटर फैक्टर है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है जी। ये ना कि मेंटेनेंस फैक्टर, ये रिकॉग्निशन और सेल्फ वर्थ से रिलेटेड है जो सेटिस्फेक्शन देता है। मेंटेनेंस या हाइजीन फैक्टर्स अगर एब्सेंट या इनएडिक्वेट हों तो डिससेटिस्फेक्शन और डीमोटिवेशन कॉज करते हैं। इनका प्रेजेंस बेसलाइन सेट करता है, लेकिन मोटिवेशन के लिए इनफ नहीं है, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, देखो हर्ट्ज़बर्ग के अकॉर्डिंग डिससेटिस्फेक्शन रोकना और सेटिस्फेक्शन देना अलग अलग चीज़ें हैं। ये थ्योरी कहती है कि दोनों डिफरेंट फैक्टर्स से कंट्रोल होते हैं। ये सच है क्योंकि हर्ट्ज़बर्ग का थ्योरी कहता है कि जॉब सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन अलग फैक्टर्स से आते हैं। ये मोटिवेशन के ड्यूअल एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करता है। अब टू फैक्टर थ्योरी के अंदर जो जॉब सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन मोटिवेशन के दो अलग एस्पेक्ट्स माने गए हैं। ये सेपरेट डायमेंशंस हैं जो अलग तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं। अब एक ना मैचिंग का क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, बट जो ये क्वेश्चन था ये है मैचिंग का। बेसिकली उन्होंने आपको थियरीज दी हैं, एक बॉक्स दिया था, एक तरफ थ्योरीज दी थी, एक तरफ उसकी डिस्क्रिप्शन दी थी, यू हैव टू मैच। देखो, सबसे पहले डॉक्टर विलियम आउची ने जेड थ्योरी दी थी जो जापानीज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पे बेस्ड है और एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट को प्रमोट करती है। ये कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग और लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करती है। फिर आता है डगलस मैकग्रीगर नीड हायरार्की थ्योरी। ये गलत था। देखो, डगलस मैकग्रीगर ने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दिया, ना कि नीड हायरार्की थ्योरी दी थी। नीड हायरार्की थ्योरी एएच मास्लो का है, जबकि मैकग्रीगर का फोकस मैनेजमेंट अजम्पशंस पे था। तीसरा, फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग ने हाइजीन थ्योरी। फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग ने टू फैक्टर थ्योरी दिया, जिसको हाइजीन थ्योरी भी कहा जाता है। ये हाइजीन और मोटिवेटर फैक्टर्स के बेसिस पे मोटिवेशन एक्सप्लेन करती है। फिर एएच मास्लो ने एक्स थ्योरी, ये गलत था। देखो, एएच मास्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स दिया, ना कि एक्स थ्योरी। एक्स थ्योरी डगलस मैकग्रीगर का है जो नेगेटिव अजम्पशंस के बारे में है, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, होप सो जी आपको समझ आ गया होगा। अब हम विक्टर ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को समझते हैं। देखो, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो विक्टर ब्रूम ने दी थी कहती है कि मोटिवेशन डिजायर्ड आउटकम्स के एक्सपेक्टेशन से आता है। ये बिलीफ पे फोकस करता है कि एफर्ट से रिजल्ट्स मिलेंगे। मोटिवेशन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक्सपेक्टेंसी यानी एफर्ट से परफॉर्मेंस, इंस्ट्रूमेंटैलिटी परफॉर्मेंस से रिवॉर्ड्स, और वेलेंस यानी रिवॉर्ड्स की वैल्यू। ये फैक्टर्स एक साथ मिलकर मोटिवेशन लेवल को डिसाइड करते हैं, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन है, फोर्सेस दैट पुश अप द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फोर्सेस जो पुशअप करते हैं प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉय की एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच, ठीक है। इसका क्वेश्चन है, ये अब हम करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहला आता है ईगोइस्टिक ड्राइव टू अकम्प्लिश। ईगोइस्टिक ड्राइव टू अकम्प्लिश एक पर्सनल मोटिवेशन है जो एम्प्लॉयज़ के टास्क कंप्लीट करने और प्रोडक्टिव होने के लिए पुश करती है। ये सेल्फ मोटिवेशन और अचीवमेंट के लिए ज़रूरी है। दूसरा, डिज़ायर फॉर प्रमोशन की डिज़ायर एम्प्लॉयज़ को प्रोडक्टिविटी और हाई परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेट करती है। ये करियर ग्रोथ और रिकॉग्निशन का एक स्ट्रॉन्ग ड्राइवर है। तीसरा, मोटिव टूवर्ड्स ड्यूरिंग वर्क।
वर्क में मीनिंग और सेटिस्फेक्शन से इंट्रिंसिक मोटिवेशन आता है जो प्रोडक्टिविटी को सिग्निफिकेंटली बढ़ाता है। ये एम्प्लॉयज़ को अपने काम से कनेक्टेड रखता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है इंसेंटिव स्कीम्स का। इंसेंटिव स्कीम्स, ये उसका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये अब हम करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले आता है द गैंट टास्क सिस्टम। देखो, गैंट टास्क सिस्टम एक इंसेंटिव स्कीम है जो टास्क कंप्लीशन और एफिशिएंसी के बेसिस पे रिवॉर्ड्स देती है। ये प्रोडक्टिविटी और टाइमली वर्क के लिए मोटिवेट करती है। ठीक है जी। फिर सेकंड आता है इसमें एमर्सन्स एफिशिएंसी प्लान। एमर्सन्स एफिशिएंसी प्लान एक इंसेंटिव स्कीम है जिसमें वर्कर्स को उनके परफॉर्मेंस लेवल के हिसाब से अलग अलग पीस रेट्स मिलते हैं। ये हाई आउटपुट और एफिशिएंसी को रिवॉर्ड करता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था, अपस्किलिंग इनेबलर्स फॉर वुमेन इन इंडिया। अपस्किलिंग इनेबलर्स जो वुमेन के लिए थे। ठीक है जी, ये इसका एक क्वेश्चन था। इसमें सबसे पहले आता है फ्लेक्सिबल वर्क अपॉर्चुनिटीज। देखो, फ्लेक्सिबल वर्क अपॉर्चुनिटीज वुमेन को अपस्किलिंग के लिए इनेबल करती हैं क्योंकि ये वर्क लाइफ बैलेंस देता है। ये पोस्ट कोविड एनवायरनमेंट में काम और लर्निंग को मैनेज करने में हेल्प करता है। दूसरा, वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम वुमेन के लिए अपस्किलिंग का एक बड़ा इनेबलर है क्योंकि ये लोकेशन बैरियर्स को कम करता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है ताकि वुमेन अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकें। तीसरा, नीड टू स्टे रेलेवेंट, स्पेशली इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में रेलेवेंट रहने की नीड वुमेन को अपस्किलिंग के लिए मोटिवेट करती है। ये फास्ट चेंजिंग जॉब मार्केट में कॉम्पिटिटिव एज देता है। चौथा, विलिंगनेस टू रिटर्न टू वर्क। वर्क में वापस आने की विलिंगनेस वुमेन को अपस्किलिंग के लिए इंकरेज करती है। ये करियर रिवाइवल और ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इन स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें अब हम करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहला, ग्रुप डेवलपमेंट के शुरुआती स्टेज में मेंबर्स मॉडरेटली ईगर होते हैं, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, लेकिन एंशियस भी होते हैं कि वो क्यों हैं और बाकी मेंबर्स कौन हैं। ये क्यूरियोसिटी और अनसर्टेनिटी का फेज है। दूसरा, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं जब ग्रुप आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट अजम्पशंस को चैलेंज और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है। तीसरा, मेंबर्स डिफरेंसेस रिजॉल्व करना शुरू करते हैं और ग्रुप का पर्पस और रोल्स क्लैरिफाई करते हैं। ये स्टेज ग्रुप को ऑर्गेनाइज्ड और फोकस्ड बनाती है। चौथा, मेंबर्स हाईली टास्क ओरिएंटेड हो जाते हैं और ग्रुप में यूनिटी आती है। ये स्टेज कोलैबोरेशन और कॉमन गोल्स पे फोकस करती है। फिफ्थ, लास्ट स्टेज में पार्टिसिपेशन और अचीवमेंट के लिए रिकॉग्निशन होता है। ये पॉजिटिव बैरियर्स को रीइंफोर्स और मोटिवेशन को बूस्ट अप करता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, बेसिकली डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, या कह लो सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ परफॉर्मिंग स्टेज। परफॉर्मिंग जो स्टेज होती है ग्रुप बिल्डिंग में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में से क्वेश्चन आया था। ठीक है, वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। देखो जी, सबसे पहला, द ग्रुप गेन इट्स आइडेंटिटी। परफॉर्मिंग स्टेज में ग्रुप अपनी आइडेंटिटी गेन करता है, एक कोहेसिव यूनिट बन जाता है। ये स्टेज ग्रुप के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियर करता है। दूसरा, ग्रुप मोराल इज हाई। परफॉर्मिंग स्टेज में ग्रुप मोराल हाई होता है क्योंकि मेंबर्स के बीच ट्रस्ट और कोऑपरेशन स्ट्रांग होता है। ये पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट और इंगेजमेंट को बढ़ाता है। तीसरा, ग्रुप लॉयल्टी इंटेंस। ग्रुप लॉयल्टी परफॉर्मिंग स्टेज में इंटेंस होती है क्योंकि मेंबर्स कॉमन गोल्स के लिए कमिटेड होते हैं। ये ग्रुप के सक्सेस और कोहेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आगे चलते हैं, होप सो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रोसेस थ्योरी। देखो, प्रोसेस थ्योरीज मोटिवेशन कैसे होता है उस पे फोकस करते हैं, कॉग्निटिव प्रोसेसेस और डिसीजन मेकिंग पे ध्यान देते हैं। ये कंटेंट थ्योरीज को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और मोटिवेशन के मैकेनिज्म्स को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें सबसे पहले एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ब्रूम की। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कहते हैं कि मोटिवेशन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1 एक्सपेक्टेंसी, फिर इंस्ट्रूमेंटैलिटी, थर्ड आता है वेलेंस। ये बिलीफ सिस्टम बताता है कि एफर्ट से रिवॉर्ड्स तक का कनेक्शन क्या है। जब एम्प्लॉयज़ बिलीव करते हैं कि एफर्ट से रिजल्ट्स मिलेंगे और वो रिजल्ट्स डिज़ायरेबल हैं, तब मोटिवेशन हाई होता है। ये क्लियर लिंकेज और रिवॉर्ड वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर एप्लीकेशन की बात करें, मैनेजर्स परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड्स के क्लियर लिंकेजेस बनाते हैं और वैल्यूड रिवॉर्ड्स ऑफर करते हैं।
ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखता है। अब नेक्स्ट आती है गोल सेटिंग थ्योरी, जो लॉकी ने दी थी। गोल सेटिंग थ्योरी कहती है कि स्पेसिफिक और चैलेंजिंग गोल्स फीडबैक के साथ मोटिवेशन और परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं। ये क्लियर डायरेक्शन और प्रोग्रेस ट्रैकिंग देता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे गोल्स का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो, जो गोल्स की बात करें, जो गोल्स स्मार्ट होने चाहिए, यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट यानी टाइम बाउंड, ताकि अफेक्टिव हो। ये क्लैरिटी और फोकस के लिए ज़रूरी है। अगर इसी थियोरी की एप्लीकेशन की बात करें, मैनेजर्स क्लियर और चैलेंजिंग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और रेगुलर फीडबैक देते हैं एफर्ट सस्टेन करने के लिए। ये एम्प्लॉयज़ को गोल ओरिएंटेड रखता है। अब आगे आती है इक्विटी थ्योरी, जो एडम्स ने दी थी। अगर हम इक्विटी थ्योरी की बात करें, चलो यहीं पे एडम, देखो, जो इक्विटी थ्योरी परसीव्ड फेयरनेस पे फोकस करती है, जो इनपुट्स लाइक एफर्ट, स्किल्स और आउटपुट यानी पे और रिकॉग्निशन के बैलेंस से आता है। ये फेयरनेस के परसेप्शन को मोटिवेशन से जोड़ता है। जब एम्प्लॉयज़ को लगता है कि उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट हो रहा है कंपेयर टू अदर्स, तब वो मोटिवेटेड होते हैं। ये जस्टिस और इक्वालिटी के सेंस को प्रमोट करता है। अगर मैं एप्लीकेशन दूँ, मैनेजर्स फेयर रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग इंश्योर करते हैं मोटिवेशन मेंटेन करने के लिए। ये ट्रस्ट और सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है। अब इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, सबसे पहला आता है, देखो, प्रोसेस थ्योरीज मोटिवेशन के कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करती हैं। एम्प्लॉय परसेप्शंस और डिसीजन मेकिंग पे फोकस करती हैं। ये मोटिवेशन के मैकेनिज्म्स को समझने में हेल्प करता है। दूसरा, ये मैनेजर्स को ऐसे सिस्टम्स बनाने में गाइड करता है जो एक्सपेक्टेशंस, गोल्स और फेयरनेस को अलाइन करें। ठीक है जी। ये मोटिवेशन के लिए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप। देखो, लीडरशिप इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए इन्फ्लुएंस और गाइड करने का प्रोसेस है। ये मैनेजमेंट से अलग है क्योंकि ये इंस्पिरेशन और विजन पे फोकस करता है, ना कि स्ट्रक्चर और कंट्रोल पे। अगर इसके मीनिंग की बात करें, लीडरशिप में दूसरों को शेयर्ड विजन के लिए इंस्पायर, मोटिवेट और डायरेक्ट करना शामिल होता है। ये इमोशनल कनेक्शन और पर्पस ड्रिवन अप्रोच देता है। इसमें इंटरपर्सनल स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस और डाइवर्स सिचुएशंस में अडेप्ट करने की एबिलिटी चाहिए। ये अफेक्टिव कम्युनिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ज़रूरी है। लीडर्स अथॉरिटी, एक्सपर्टाइज या चरिश्मा के थ्रू इन्फ्लुएंस करते हैं, अक्सर फॉर्मल रोल से आगे जाते हैं। ये इनफॉर्मल या फॉर्मल दोनों तरीके से काम करता है। अब इसके अगर की एलिमेंट्स की बात करें, सबसे पहला आता है विजन। विजन एक क्लियर और कंपेलिंग डायरेक्शन है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए आर्टिकुलेट किया जाता है। ये एम्प्लॉयज़ को एक कॉमन गोल देता है। दूसरा आता है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस दूसरों को गोल्स के साथ अलाइन करने के लिए कम्युनिकेशन और एग्जाम्पल से परसुएट करता है। ये रोल मॉडलिंग और ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड आता है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी टीम नीड्स और एक्सटर्नल कंडीशंस के हिसाब से अप्रोचेस एडजस्ट करने की एबिलिटी है। ये डायनामिक एनवायरनमेंट में सक्सेस के लिए ज़रूरी है। चौथा आता है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट दूसरों को इनिशिएटिव लेने और मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट करने के लिए इनेबल करता है। ये टीम ऑटोनॉमी और क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। अब इसकी अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले लीडरशिप न्यू गोल्स या स्ट्रेटजीज के लिए कमिटमेंट इंस्पायर करके ऑर्गेनाइजेशनल चेंज ड्राइव करती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोग्रेस के लिए क्रिटिकल है। दूसरा, ये टीम कोहेशन और मोराल बढ़ाती है, पॉजिटिव वर्क कल्चर फोस्टर करती है। ये कोलैबोरेशन और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा, डाइवर्स एफर्ट्स को कॉमन ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करती है, स्ट्रेटेजिक सक्सेस इंश्योर करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है। चौथा, अनसर्टेनिटी या कॉन्फ्लिक्ट जैसे चैलेंजेस को गाइडेंस और मोटिवेशन से एड्रेस करती है। ये टीम को टफ सिचुएशंस में फोकस रखती है। ठीक है जी। अब इसके चैलेंजेस की बात करें तो पहला आता है अथॉरिटी और कोलैबोरेशन का बैलेंस रखना ज़रूरी है ताकि ऑटोक्रेटिक परसेप्शन ना बने। ये ट्रस्ट और टीम वर्क मेंटेन करने के लिए बहुत क्रिटिकल है। दूसरा, डाइवर्स एम्प्लॉय नीड्स और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में अडाप्ट करना एक चैलेंज है। ये इंक्लूसिव लीडरशिप के लिए ज़रूरी है। तीसरा, रैपिडली चेंजिंग या हाई प्रेशर इन्वायरमेंट्स में क्रेडिबिलिटी मेंटेन करना मुश्किल है। ये कंसिस्टेंट बिहेवियर और ट्रस्ट के थ्रू पॉसिबल है। ठीक है जी। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं थियरीज ऑफ लीडरशिप, उसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले लीडरशिप थ्योरीज बताती हैं कि कौन इफेक्टिव लीडर बनता है और क्यों। ट्रेट और बिहेवियरल अप्रोचेस क्वालिटीज और एक्शंस पे फोकस करती हैं। ये लीडरशिप के कोर एलिमेंट्स को समझने में हेल्प करता है। इसमें सबसे पहले आती है ट्रेट थ्योरी।
ट्रेड थ्योरी कहती है कि इफेक्टिव लीडर्स में इनहेरेंट ट्रेड्स होते हैं जैसे इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस, इंटेग्रिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस। ये क्वालिटीज़ नेचुरल या इनबॉर्न होती हैं जो लीडरशिप को डिफाइन करती हैं। ये डिसीजिवनेस, अडेप्टेबिलिटी और एम्पैथी जैसे करेक्टरिस्टिक्स को लीडरशिप सक्सेस का प्रिडिक्टर मानता है। ये ट्रेड्स लीडर्स को अफेक्टिव बनाते हैं। इसके अगर एप्लीकेशन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेड असेसमेंट्स का यूज लीडरशिप सिलेक्शन और डेवलपमेंट के लिए करते हैं, लेकिन ट्रेड्स अकेले काफ़ी नहीं हैं। ये पोटेंशियल लीडर्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। फिर दूसरा आता है बिहेवियरल थ्योरीज। बिहेवियरल थ्योरी लीडर्स के एक्शंस पे फोकस करते हैं, ना कि उनकी पर्सनैलिटी पे। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स को एम्फसाइज करते हैं। ये लीडरशिप के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करता है। की बिहेवियर्स में टास्क ओरिएंटेड यानी जैसे गोल सेटिंग, प्लानिंग, और पीपल ओरिएंटेड यानी जैसे सपोर्टिंग, मोटिवेशन, एक्शन शामिल होते हैं। ये दोनों बैलेंस से इफेक्टिव लीडरशिप बनती है। अब एक इसमें चीज़ थी, देखो ओयो स्टेट और मिशिगन स्टडीज़ ने 2 डायमेंशंस आइडेंटिफाई किए, एक इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर यानी टास्क फोकस और कंसिडरेशन यानी पीपल फोकस। ये लीडरशिप बिहेवियर्स को कैटेगराइज और एनालाइज करते हैं। ठीक है जी। इसके अगर एप्लीकेशन की बात करें, मैनेजर्स को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो टास्क अचीवमेंट और टीम सपोर्ट के बिहेवियर्स बैलेंस करें। ये प्रैक्टिकल लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करता है। अब बात आती है इसके स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस की। सबसे पहले ट्रेड थ्योरी पोटेंशियल लीडर्स को आइडेंटिफाई करती है, लेकिन सिचुएशनल फैक्टर्स और लर्निंग स्किल्स को इग्नोर करती है। ये लिमिटेड है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट भी मैटर करता है। वही दूसरा बात करें जो बिहेवियरल थ्योरी ट्रेनेबल स्किल्स पे फोकस करती है, जो लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए प्रैक्टिकल है लेकिन कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक नीड्स को मिस कर सकती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है लेकिन सिचुएशनल फैक्टर्स को फुली कवर नहीं करता। तीसरा, दोनों थ्योरीज लीडरशिप क्वालिटीज और एक्शन के फाउंडेशनल इंसाइट्स देती हैं। ये लीडरशिप को समझने का बेस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आते हैं, हमारी नेक्स्ट थ्योरीज पे चलते हैं। देखो, कंटिजेंसी और ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरीज सिचुएशनल फैक्टर्स और इंस्पिरेशनल रूल पे फोकस करके पुराने अप्रोचेस को इन्हांस करती हैं। ये लीडरशिप को डायनामिक और चेंज ड्रिवन बनाती हैं। इसमें सबसे पहले कंटिजेंसी थ्योरी फील्डर की। देखो, कंटिजेंसी थ्योरी कहती है कि लीडरशिप इफेक्टिवनेस लीडर के स्टाइल और सिचुएशनल फैक्टर्स जैसे टास्क स्ट्रक्चर, लीडर मेंबर रिलेशन, पोजीशन, पावर के मैच पे डिपेंड करता है। ये सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। कोई एक लीडरशिप स्टाइल यूनिवर्सली इफेक्टिव नहीं है, सक्सेस कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। अगर एप्लीकेशन की बात करें, मैनेजर सिचुएशनल डिमांड्स असेस करते हैं और अपना अप्रोच अडेप्ट या बेटर सूटेड लीडर्स को डेलीगेट करते हैं। ये इफेक्टिव लीडरशिप के लिए प्रैक्टिकल है। वहीं अगर हम सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी यानी हर्से ब्लैंकेट की बात करें, सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी कहती है कि लीडर्स अपना स्टाइल लाइक डायरेक्टिव, कोचिंग, सपोर्टिव या डेलीगेटिंग फॉलोअर्स के कॉम्पिटेंस और कमिटमेंट के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। ये फॉलोअर्स के डेवलपमेंट लेवल पे डिपेंड करता है। अफेक्टिव लीडर्स टीम मेंबर्स के डेवलपमेंट लेवल के हिसाब से अपना अप्रोच टेलर करते हैं। ये पर्सनलाइज्ड लीडरशिप देता है। अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें, लीडर्स लेस एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा गाइडेंस देते हैं और हाईली कैपेबल को डेलीगेट करते हैं। ये टीम डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस के लिए बहुत इफेक्टिव है। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी की। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी लीडर्स पे फोकस करती है जो हायर आइडियल्स और वैल्यूज से फॉलोअर्स को इंस्पायर और मोटिवेट करते हैं एक्सपेक्टेशन से आगे जाने के लिए। ये विजनरी और इंस्पिरेशनल लीडरशिप देता है। इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहला आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस यानी रोल मॉडलिंग, फिर इंस्पिरेशनल मोटिवेशन आपकी विजन हो गया, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन क्रिएटिविटी हो गया, और इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन यानी पर्सनलाइज्ड सपोर्ट हो गया। ये हॉलिस्टिक अप्रोच से मोटिवेशन और इनोवेशन बढ़ता है। अगर इसकी मैं आपको एप्लीकेशंस दूँ, लीडर्स कंपेलिंग विजन के साथ टीम गोल्स अलाइन करके इनोवेशन और कमिटमेंट फोस्टर करते हैं। ये टीम को पर्पस ड्रिवन और हाई परफॉर्मिंग बनाता है। अब इसके कॉन्टेम्प्ररी रेलेवेंस की बात करें, देखो सबसे पहले कंटिजेंसी और सिचुएशनल थ्योरीज अडेप्टेबिलिटी पे फोकस करती हैं जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन या ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में क्रूशियल है। ये डायनामिक इन्वायरमेंट्स के लिए रेलेवेंट हैं। दूसरा, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इनोवेशन, एम्प्लॉय एंगेजमेंट और पर्पस ड्रिवन वर्क कल्चर्स के मॉडर्न डिमांड्स के साथ अलाइन करती हैं। ये मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आइडियल है। तीसरा, ये थ्योरीज लीडर को कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस नेविगेट करने
और हाई परफॉर्मेंस इंस्पायर करने में गाइड करते हैं। ये लीडरशिप को स्ट्रेटेजिक और इम्पैक्टफुल बनाते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है फंक्शनल लीडरशिप थ्योरी का। देखो जो फंक्शनल एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फंक्शनल लीडरशिप थ्योरी J.R. हैकमैन, G.R. वॉल्टन और E.E. मैकग्रेथ से एसोसिएटेड है। ये लीडरशिप को ग्रुप फंक्शंस या रोल्स के साथ के रूप में देखती है। ठीक है जी। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। ये थियोरी लीडरशिप को ग्रुप या टीम के मेंबर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शंस या रोल्स के रूप में देखती है, ना कि एक इंडिविजुअल पे कंसंट्रेटेड। ये कोलैबोरेटिव और शेयर्ड लीडरशिप को प्रमोट करता है। अब एक क्वेश्चन है लीडरशिप का मोड, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। लीडरशिप मोड एंड उसकी आगे कैरेक्टरिस्टिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है जी। ये मैं करवाने जा रहा हूं। सबसे पहले आता है पावर एक्सटेंशन। पावर एक्सटेंशन, इम्पवरिश्ड मैनेजमेंट, टीम मैनेजर्स, कंट्री क्लब मैनेजमेंट। ठीक है, इसको करवाता हूं मैं आपको। देखो इसमें सबसे पहला बात करें, सबसे पहला आता है आपका इम्पवरिश्ड आपका मैनेजमेंट। देखो इम्पवरिश्ड मैनेजमेंट में मिनिमम एफर्ट लगता है काम करने और ऑर्गेनाइजेशनल मोराल सस्टेन करने के लिए। ये लो टास्क और लो रिलेशनशिप कंसर्न वाला स्टाइल है। ये स्टाइल टास्क अकम्पलिशमेंट और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप दोनों के लिए लो कंसर्न दिखाता है। ये स्पीक नो इवल, हियर नो इवल, सी नो इवल अप्रोच को फॉलो करता है। फिर दूसरे की बात करें, टीम मैनेजर्स कमेटी से काम करवाते हैं जो इंटरडिपेंडेंस, कॉमन पर्पस, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट के साथ काम करता है। ये 1+1 कैन ऐड अप टू 3 अप्रोच है जो साइनर्जी क्रिएट करता है। ये स्टाइल कोलैबोरेशन, टीम वर्क और एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग पे फोकस करता है। ये टीम साइनर्जी और कलेक्टिव सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। थर्ड की बात करें, थर्ड आता है हमारा कंट्री क्लब मैनेजमेंट। कंट्री क्लब मैनेजमेंट पीपल के नीड्स पे थॉटफुल अटेंशन देता है, जिससे फ्रेंडली और कंफर्टेबल वर्क एनवायरनमेंट बनता है। ये लव कॉन्कर्स ऑल अप्रोच है जो एम्प्लॉय वेलबींग पे फोकस करती है। ये स्टाइल सपोर्टिव और हारमोनियस वर्क एनवायरनमेंट बनाने और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटाइज करने पे फोकस करता है। ये पॉजिटिव कल्चर और मोराल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है जी। फिर चौथा आता है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक टास्क मैनेजर्स वर्क को ऐसे अरेंज करते हैं कि ह्यूमन एलिमेंट्स का इफेक्ट कम हो, एफिशिएंसी बढ़े। ये हाई टास्क फोकस और लो पीपल कंसर्न वाला स्टाइल है। ये स्टाइल टास्क अकम्पलिशमेंट और एफिशिएंसी पे हाई फोकस देता है, एम्प्लॉय इनपुट या इन्वॉल्वमेंट को इग्नोर करता है। ये स्ट्रिक्ट और डायरेक्टिव अप्रोच है। फिफ्थ आता है हमारा टास्क मैनेजमेंट। टास्क मैनेजमेंट अथॉरिटी ओबीडियंस अप्रोच पे बेस्ड है, जिसमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस और कंप्लायंस एक्सपेक्ट किया जाता है। ये टास्क कंप्लीशन और डिसिप्लिन के लिए फोकस करता है। लीडरशिप स्टाइल ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट या कल्चर का एक बड़ा डिटर्मिनेंट है। अब एक और क्वेश्चन अब समझो, वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो जो लीडरशिप स्टाइल ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट या कल्चर का एक बड़ा डिटर्मिनेंट है। लीडर्स के बिहेवियर, डिसीजंस और इंटरेक्शंस कल्चर को शेप करते हैं। टॉप मैनेजमेंट और लीडर्स का लीडरशिप स्टाइल ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल कल्चर और क्लाइमेट को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है। ये वर्कप्लेस का टोन और इन्वायरमेंट सेट करता है। अलग अलग लीडरशिप स्टाइल्स अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट्स क्रिएट करते हैं। जैसे ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल पॉजिटिव और इनोवेटिव क्लाइमेट बनाता है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल जो एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर और मोटिवेट करता है, पॉजिटिव और इनोवेटिव क्लाइमेट को फॉस्टर करता है। ये क्रिएटिविटी और इंगेजमेंट को बढ़ाता है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जो टॉप डाउन डिसीजंस और लिमिटेड एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट पे बेस्ड है, रिजिड और हिरार्किकल क्लाइमेट बनाता है। ये स्ट्रिक्ट और कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट देता है। लीडरशिप स्टाइल कम्युनिकेशन पैटर्न्स, एम्प्लॉय मोटिवेशन, टीम वर्क और ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट जैसे एस्पेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज, नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस को शेप करता है। डिसीजन मेकिंग, इनोवेशन और ट्रस्ट भी कल्चर शेप करते हैं, लेकिन इस केस में करेक्ट आंसर था लीडरशिप स्टाइल। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ये ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का प्राइमरी ड्राइवर है। ठीक है। सो होप सो आपको जितना करवाया उतना अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सो करते हैं आज का सेशन यही वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।